Hello friends, it's me Harshna Yadav and today we are discuss about psychotherapy part 2। देखिए लास्ट क्लास में हमने साइकोथेरेपी के अंदर 4 थेरेपी को स्टडी किया था। अभी हम बची हुई 2 थेरेपी को आगे लेके चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन 3 स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने भी वीडियो को शेयर किया और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजा। तो वो 3 स्टूडेंट हैं, पहले हैं खेत सिंह, दूसरे हैं विमल कुमार यादव और तीसरी स्टूडेंट है सरिता राठौड़। देखिए ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर किया और अपना इन्होंने जो शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड किया। देखिए ये इसीलिए है कि आप लोगों का भी प्रोत्साहन बढ़ा रहे, हम लोगों में भी हौसला होता है कि हमको और अच्छे से स्टडी करवाना है आपको। तो इन तीनों स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थैंक यू कि आप लोगों ने हमें अपना प्यार दिया और सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए आज हम हमारी नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 थेरेपी हम पढ़ चुके हैं, इंटरपर्सनल, ग्रुप थेरेपी, बिब्लियोथेरेपी और मिलियोथेरेपी। अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो देखिए आप लोग सबसे पहले, इट इज़ प्रोवाइडेड टू ए पर्टिकुलर क्लाइंट इन ए सिंगल सेशन। देखिए नाम से ही पता लग रहा है इंडिविजुअल यानी हम एक सिंगल पर्सन के ऊपर हम यह थेरेपी अप्लाई करेंगे। तो एक सिंगल सेशन के ऊपर हमको एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर इस थेरेपी को अप्लाई करना होता है। इसका ड्यूरेशन आप देखिए 45 मिनट से लेके 1 आवर तक इसका ड्यूरेशन हमने रखा होता है। टाइप्स देखिए आप, साइको एनालिसिस। देखिए साइको एनालिसिस बहुत कॉमन टर्म है, आपको पीडियाट्रिक में देखने को मिलेगा, आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा, आपको साइकियाट्रिक में भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइको एनालिसिस है वह जो थ्योरी है वह किसने दी थी। तो जो सिगमंड फ्रॉइड है जिसके बारे में हमने पहले भी डिफेंस मैकेनिज्म में देखा था, तो साइको एनालिसिस भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही दी गई है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस पर्सन है, इन्होंने साइकेट्री साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है, तो ये आपको नाम याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए हम कहाँ कहाँ इसे अप्लाई करते हैं। इंडिकेशन देखिए आप, to bring unconscious thoughts and motivation at conscious level to release repressed emotion and experience। यानी कि साइको एनालिसिस तब अप्लाई होता है जब हमारे जो अनकॉन्शियस थॉट है जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं या हमारी ऐसी कुछ इच्छाएं हैं उनको कॉन्शियस लेवल पे लेके आना, ताकि हमारा जो एंजाइटी है, हमारे इमोशंस हैं जो नेगेटिव हैं वो कम हो और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए। तो देखिए ये इसकी ये इसके इंडिकेशन थे। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या प्रोसीजर हैं जो साइको एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो देखिए इसके अंदर 6 प्रोसीजर आप को देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो हम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पेशेंट के ऊपर साइको एनालिसिस को अप्लाई करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला है कैथेरिक्स। देखिए एक वर्ड होता है कैथार्टिक्स, वो अलग है, वो एक टाइप का हम फार्मा के अंदर एक ड्रग यूज़ करते हैं, बट ये कैथेरिक्स है, आपको टर्म में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में हम करते क्या हैं। In this step, we allow the client to speak freely whatever he thinks or in his mind that is recorded by therapist। देखिए कैथारिक्स एक ऐसा टर्म है, यानी एक ऐसा प्रोसीजर समझिए आप कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उसे कहेंगे कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना वो तुम मुझे एक्सप्लेन करो। जैसे कि आपका फ्रेंड कोई प्रॉब्लम में है, आपको देखने में लग रहा है कि यार बंदा प्रॉब्लम में है बट ये बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि तेरे जो भी मन में है अच्छा बुरा तू मेरे को बोल। यानी हम उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं देंगे, उसकी जो इच्छा है उसके बारे में वो कंटिन्यू हमसे बात करेगा, यानी जो उसके दिमाग में आएगा, जो वो सोच रहा है वो सब हमें बता देगा। और वो क्लाइंट जो भी हमें बताएगा ना हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड ऑडियो में भी कर सकते हैं या फिर हम लिख के भी कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसे कैथेरिक्स कहते हैं। आप इसके अंदर एक नोट देखिए, आल्सो नोन एज रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए कैथेरिक्स का ही दूसरा नाम है रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है कि हमें पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम हमारी सराउंडिंग को लेके हम पूरी तरह से कन्फर्म और श्योर हैं कि हाँ मुझे पता है मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो रॉयल रोड का मतलब देखिए रॉयल वर्ड का होता है ना राजशाही, यानी हमें पता है हमारा कॉन्शियस लेवल इतना काम कर रहा है कि हमें आसपास हम हमारी चीज़ों को जानते हैं और हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये जो कैथेरिक्स है ये इसका दूसरा नाम है। अब सेकंड स्टेप देखिए ड्रीम एनालिसिस। देखिए सपने सभी को आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सपने जुड़े होते हैं हमारी भावनाओं से, यानी जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम डेली लाइफ में सोचते हैं समझते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे सपनों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स कॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस विशेज और इम्पल्सिस। तो देखिए यहाँ पे हम जो क्लाइंट का कॉन्शियस एक्सप्रेशन है यानी कि अनकॉन्शियस चीज़ें वो हैं जो वो सपने में ले रहा है,
जब भी हमें कोई बुरा सपना आता है या अच्छा सपना आता है, हम उसे हमारे घर वालों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते हैं कि आज मेरे को ऐसा सपना आया, आज मेरे को सपने में ऐसा लगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस विशेज है, बट आप उनको किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस एक्सप्रेशन है। यानी आप अनकॉन्शियस, आपकी जो विश हैं, जो इम्पल्सिज हैं, आप उनको अपनी कॉन्शियस एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हैं। तो वो हमें क्लाइंट का असेस करना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा इवेंट हो जाता है या कभी कुछ अच्छी घटना हो जाती है, तो हम उसी के बारे में सोचते हैं, हमें उसी के सपने आते हैं काफ़ी दिनों तक। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर किसी भी क्लाइंट के साथ कुछ बुरी घटना हुई है तो उसके बारे में कंटिन्यू सोचेगा, तो हम उससे जब भी हम उसका केस स्टडी करेंगे, केस हिस्ट्री लेंगे, तब हमें पता लगेगा। हम उससे पूछेंगे आपको किस टाइप के सपने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपनों का रिलेशन है उसकी रियल लाइफ में घटित हुए इवेंट से। तो इसलिए ड्रीम एनालिसिस एक स्टेप है जो हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए रीएश्योरेंस। देखिए बहुत कॉमन सा वर्ड है रीएश्योरेंस, आप लोगों ने सुना होगा। रीएश्योरेंस का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, किसी को एक टाइप की श्योरिटी देना। जैसे कि आपका फ्रेंड कोई तकलीफ में है, उसके मार्क्स कम आए हैं, तो वो आपको कहेगा कि यार मेरा तो इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो इस बार भी मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, मेरे पेरेंट्स मुझे डांट मारेंगे, और अगर इस बार भी ऐसे रहा तो मेरे को कॉलेज से ही निकलवा लेंगे, और मेरे को उन्होंने बोला कि अगर तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो हम तेरे को पढ़ाई छुड़वा के तेरे को कुछ अपना प्राइवेट काम करवाने के लिए रख देंगे। तो देखिए रीएश्योरेंस मतलब आश्वासन। तो आप अपने फ्रेंड को एश्योर करेंगे, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, देख तू पढ़ने में अच्छा है, हो सकता है कि एक दो बार ऐसा हो जाए, बट ये हमेशा थोड़ी चलेगा तेरे से, अगर तू अच्छे से मेहनत करेगा तो हो जाएगा। यानी हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले के डर को कैसे कम करें, हम उसे कैसे पॉजिटिवली मोटिवेट करें। तो आप देखिए एडवाइस और हेल्प दैट इज गिवन बाय थेरेपिस्ट टू क्लाइंट टू स्टॉप हिम वरिंग और बीइंग अफ्रेड। यानी कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, वो उसकी मदद करना चाहता है ताकि क्लाइंट का जो भी टेंशन है, वो जो भी चिंता करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसके डर को, उसकी चिंताओं को उससे दूर लेके जाते हैं। तो ये आता है रीएश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए ट्रांसपेरेंस। देखिए ट्रांसपेरेंस बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसका जो बेसिक मीनिंग है साइकेट्री के अंदर वो ये होता है कि एक जो क्लाइंट है वो थेरापिस्ट या डॉक्टर या नर्स यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे पास अवेलेबल है उसकी तरफ कहीं ना कहीं फिजिकली इमोशनली अट्रैक्ट होता है, ये इसका मीनिंग होता है। आप देखिए इसके अंदर इन दिस स्टेट पेशेंट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू थेरापिस्ट दैट इज पर्सनल एंड सीक्रेट। देखिए वही बात है, जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कोई आपको अच्छा लगेगा, तो जाहिर सी बात आप नेचुरली अपनी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है आप उसके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ क्लाइंट को जो भी डॉक्टर है, नर्स है, थेरेपिस्ट है, उसके ऊपर बिलीव हो जाता है कि हाँ यार ये बंदा मेरे काम का है, ये कभी भी मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करेगा। तो पेशेंट ऑटोमेटिकली थेरेपिस्ट को उसके जो भी सीक्रेट्स हैं, उसकी लाइफ में कुछ भी घटित हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक्सप्लेन करेगा। तो इसे हम ट्रांसपेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा। देखिए ये जो स्टेप चल रहा है, अभी 4 स्टेप हो चुके हैं और 5वां ये है कि जैसे जैसे हम क्लाइंट के साथ बातें करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि क्लाइंट के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो हमने जो भी एनालिसिस किया, क्लाइंट ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी और हमने हिस्ट्री ली, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करेंगे और जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी हम उसको सोचेंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हेल्प्स टू असेस व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट इज फेसिंग एंड हाउ वी कैन हेल्प हर टू रिमूव प्रॉब्लम्स बाय गैदरिंग केस हिस्ट्री। यानी वही बात है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो तभी पता लगेगी ना जब आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे, उसके साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर, उसके अंदर जो भी माइंड में उसके चल रहा है वो आपसे शेयर करेगा। तो शेयर करने के बाद में आप अब इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि कैसे हम क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को उससे दूर किया जाए। तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टर्मिनेशन, जो कि थोड़ा सा कट चुका है, आप लिख लीजिएगा या फिर आप सुन लीजिएगा। देखिए टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था, हम क्लाइंट के साथ जो भी बातें कर रहे थे, उसके साथ हम लोगों ने जो भी उसके ड्रीम के बारे में पूछा, उसके साथ क्या घटित हुआ, हमने उसे रिश्योर किया। तो अभी टाइम आ गया है कि हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया है और अभी हमें टर्मिनेट करना है प्रोसीजर को। तो यहाँ पे यही है कि जब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो हम क्लाइंट के साथ हम उसे समझाएंगे कि देखिए हमने आपके ऊपर जो थेरेपी अप्लाई की है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आप जा सकते हैं और हमें आपसे मिलके अच्छा लगा। ये नहीं कि काम हुआ, आपको फ्रस्ट्रेशन और आपने बोला चल निकल हो गया तेरा काम, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपने जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया है ना उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्लाइंट के साथ अच्छे से डील करना है और उसे बात बतानी है। तो देखिए ये 6 स्टेप थे जो आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट आप देखिए वो साइको एनालिसिस था। अब नेक्स्ट आप देखिए हिप्नोसिस। यानी साइको एनालिसिस के 5 स्टेप थे, सॉरी 6 स्टेप थे। अभी हिप्नोसिस का आप देखिए, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। आप इस इमेज के अंदर अच्छे से देखिए, आपको खुद को लगेगा कि सर्कल्स कैसे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, या कैसे आपकी आईज हैं, इसके ऊपर कैसे फोकस कर नहीं पा रही। क्योंकि अगर आप इस इमेज को काफ़ी देर तक देखेंगे, 5 मिनट 7 मिनट, तो आपका खुद का ही सर चकराने लग जाएगा। तो देखिए ये एक स्टेज है हिप्नोसिस वाली। तो देखिए गिवन बाय ब्रेड, यानी जो ब्रेड नाम के साइकोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी थी हिप्नोसिस। देखिए इसका मीनिंग क्या है, रेफर्स टू सुपरफिशियल एंड ट्रांसडर्मल स्पीच, यानी कि नींद की एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आपको नींद आ रही है बट आपको फील हो रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि अर्धचेतन अवस्था। जैसे कि मान लीजिए आपको चक्कर आए हैं, तो जब आपको चक्कर आते हैं ना, तो बेशक आपकी आंखें खुली नहीं हैं बट आपको हल्का हल्का सुनाई देता है कि मेरे आसपास कोई तो बोल रहा है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा है कौन बोल रहा है, बट आपके कानों में आवाज़ आती है। तो हिप्नोसिस भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम क्लाइंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई मेडिकेशन का यूज़ नहीं होता है। और ये किसके अंदर यूज होता है, आप देखिए जो हिस्टेरिया के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, यानी उनको मेंटल स्ट्रेस है, वो बता नहीं पाते हैं, तो हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का फोकस जाए। हम पेशेंट से बात करते हैं और धीरे धीरे पेशेंट के अंदर जो भी उसको प्रॉब्लम है वो बाहर निकल के आती है। तो इसका ड्यूरेशन भी वही है, 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक। देखिए नीचे एक इमेज है जहाँ पे एक लड़की बैठी है और थेरापिस्ट है, उसने पेंडुलम पकड़ रखा है। तो देखिए जो पेंडुलम है ना, उसके ऊपर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी मूवी है जिनके अंदर ये होता है। एक मूवी थी भूल भुलैया अक्षय कुमार की, उसके अंदर जो विद्या बालन है ना, उसे प्रॉब्लम होती है। उसे होता है कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी वो एक सिंगल क्लाइंट है और खुद के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी फील करती है। कभी वो फील करती है कि मैं डांसर हूँ, कभी वो फील करती है कि मैं नॉर्मल जो हूँ वो हूँ। तो ऐसे करके उसके दिमाग में बहुत कुछ आता है, तो बारी बारी उसी हिसाब से एक्ट करती है जैसा वो फील करती है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे क्लाइंट के ऊपर। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिलैक्स द क्लाइंट। आपके पास क्लाइंट आया, आप सबसे पहले उसे कहेंगे कि आप शांति से बैठ जाइए, अपने माइंड के ऊपर लोड मत दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज अटेंशन। देखिए वही बात है, यहाँ पे थेरापिस्ट के हाथ में पेंडुलम है, तो आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा। और हम ये जो फोकस है ये क्यों कर रहे हैं, हेल्प्स टू ब्रिंग अनकॉन्शियस थॉट्स एंजाइटी और कॉन्शियस प्लेटफॉर्म। यानी पेशेंट के अंदर जो भी अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, एंजाइटी, हम चाहते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे आए, यानी पेशेंट के अंदर जो भी स्ट्रेस है वो निकले और वो एंजाइटी फ्री हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए ड्यूरिंग दिस वी कैन हेल्प क्लाइंट विद सजेशंस एडवाइस। देखिए यहाँ पे सॉरी थोड़ा कट गया है, यहाँ पे ये है कि हम क्लाइंट की मदद करेंगे, हम उसे सजेस्ट करेंगे, एडवाइस देंगे बीच बीच में। जैसा कि आप इमेजिन कीजिए क्लाइंट आपके सामने बैठा है, आपके पास पेंडुलम है, आपने पेंडुलम को लेके पेशेंट को बोला कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप जैसे जैसे पेंडुलम को हिलाएंगे क्लाइंट उसी के ऊपर फोकस करता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, आपको यूं घुमाना है, तो जो पेशेंट है ना उसकी आईज ऑटोमेटिकली उसी की तरफ ही रोटेट करेगी। तो अब हमें पता लग गया है कि पेशेंट टोटली एक चीज़ के ऊपर फोकस हो चुका है। अब आप उसको एडवाइस देंगे, आप आंख बंद कीजिए या फिर आप पेंडुलम की तरफ कंटिन्यू देखिए। फिर आप उसको एक स्टोरी बताएंगे, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं। देखिए कैथेरिक्स में और हिप्नोसिस में यही है कि कैथेरिक्स के अंदर पेशेंट को आपको कुछ भी एडवाइस नहीं करना है, पेशेंट आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन हिप्नोसिस के अंदर हमें पेशेंट को पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। तो देखिए आप पेशेंट को कहेंगे जैसे कि आप अपनी आंख बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, तो पेशेंट अपनी आंख बंद करके रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप क्लाइंट को बताएंगे, आप इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, चिड़िया बोल रही हैं और आप एक सुंदर सी झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे खाने पीने की सारी फैसिलिटी है। तो आगे आप बताइए कि आगे आप क्या करना चाहेंगे, यानी आप थोड़ा बहुत उसको हिंट देंगे। फिर क्लाइंट के अंदर, क्योंकि क्लाइंट टोटली फोकस हो चुका है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए ये भी एक तरीका है कि हम पेशेंट का अनकॉन्शियस जो भी थॉट्स हैं, एंजाइटी, हम उसको कॉन्शियस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए। नेक्स्ट आप देखिए एब्रिएक्शन थेरेपी।
देखिए उसी का ही पार्ट है जो हमने देखा था, पहले साइको एनालिसिस था, देन हिप्नोसिस था, और अब हम एब्रेक्शन थेरेपी। देखिए एब्रेक्शन जो थेरेपी है इसके अंदर हम ड्रग का यूज़ करते हैं। अभी लास्ट 2 में हमने ड्रग का यूज़ नहीं किया था। तो देखिए आप, यूज ऑफ ड्रग्स टू ब्रिंग आउट अनकॉन्शियस इंटरनल एंजाइटी एट कॉन्शियस लेवल। देखिए बात घुमा फिरा के वही है, हर साइकोथेरेपी का एक ही पर्पज है कि क्लाइंट जो भी उसके अनकॉन्शियस प्रॉब्लम है वो कॉन्शियस लेवल पे आए और पेशेंट का जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रग यूज हो रही है वो थायोपेंटेन सोडियम, ये आपको याद रखना है, थायोपेंटेन सोडियम का यूज होता है एब्रेक्शन थेरेपी के अंदर। इंडिकेशन आप देखिए पीटीएसडी, देखिए सुना होगा, बहुत कॉमन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये उन क्लाइंट्स के अंदर है जिनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, उनकी फैमिली में कोई उनका बहुत प्यारा मेंबर है जिसकी डेथ हो चुकी है, या जैसे फीमेल क्लाइंट है उसके साथ रेप हो चुका है। तो ये कुछ केस हैं जहाँ पे पेशेंट कम से कम 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, पेशेंट उसी चीज़ के अंदर बैठा रहता है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी पेशेंट के साथ कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इवेंट हुआ और उसके बाद पेशेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि क्लाइंट उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा है। यानी कि पेशेंट को क्या है कि कंटिन्यू फ्लैशबैक आते रहते हैं, यानी रात को बुरे सपने आना, रात को उठ के चिल्लाना। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम एब्रेक्शन थेरेपी का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक इमेज देखिए, एक लड़की है वो जो ऐसे करके बैठी हुई है और उसको बारी बारी उसको पास्ट वाली चीज़ें याद आती हैं, तो उसको लगता है कि मेरा माइंड एनी टाइम रोटेट होता रहता है, यानी वो अंदर से स्टेबल नहीं है, उसको बहुत टेंशन होती है। तो ऐसे लोगों को हमको ड्रग देना होता है पहले तो, ताकि हम पेशेंट को थोड़ा रिलैक्सिंग स्टेट में लाएं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम में है। तो अब हम कोशिश करेंगे, जब पेशेंट स्टेबल हो चुका है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इसका जो अनकॉन्शियस जो भी स्ट्रेस है हम उसको सोल्व करें। तो नेक्स्ट देखिए आप, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की क्या एडवांटेज है। देखिए बहुत कॉमन है, आपको सिर्फ जो भी मैंने आपको थेरेपी बताई है 3, वो आपको याद रखनी है और उनके स्टेप याद रखने हैं, वो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, आप बारी बारी लिख के देखिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसके एडवांटेज देखिए, फोकस ऑन पर्टिकुलर क्लाइंट। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर सेशन ले रहे हैं तो क्लाइंट के ऊपर अच्छे से फोकस होगा, यानी कि हम अपना पूरा टाइम क्लाइंट को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा और वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आराम से शेयर करे। मोर इफेक्टिव, देखिए मोर इफेक्टिव जाहिर सी बात है कि आप 10 लोगों को अपना भाषण दे रहे हैं और आप किसी एक को दे रहे हैं, तो 10 में से जाहिर सी बात है 5 सुनेंगे, बाकी 5 तो ऐसे सोचेंगे कि यार ये आया ही क्यों है, और ये आया है तो जल्दी से इसको निकालो। तो जैसे हम लोग होते हैं ना स्कूल में, हमें पता है कि आज ये टीचर हमको भाषण देने वाला है, तो जो आपका टीचर है वो 5 मिनट बोलेगा, उसके बाद आप खुद ही ताली बजाने लग जाते हैं। ऐसा होता है, मतलब हम ऐसे टीचर की इंसल्ट करते हैं ना कि इसको निकालो निकालो। तो वही बात है, आप सिंगल क्लाइंट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो मोर इफेक्टिव है और आपका फोकस भी अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। देखिए जाहिर सी बात है, 10 लोग आपके सामने बैठे हैं, उनमें से किसी एक को प्रॉब्लम बतानी है तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं अपनी चीज़ सामने वाले को बता रहा हूँ और बाकी लोग यूं ही सुन रहे हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आपके सामने एक सिंगल क्लाइंट है, उसको लगेगा कि देख यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग हैं और सामने वाले पे मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मेरी बात किसी को भी नहीं बताए। तो ये 3 एडवांटेज हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत कॉमन है, ये आप खुद अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग। देखिए इसका एक ही नुकसान है, जाहिर सी बात है, आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होगा ही। आप सोच रहे हैं कि 50 मिनट में 10 लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट करूं और एक आप सोच रहे हैं कि एक के ऊपर करूं, तो देखिए अगर आप 10 लोगों में से एक को 50-50 मिनट देंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहीं पे आप एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर 50 मिनट दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसकी एंजाइटी हम कैसे कम करें। तो इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाली जो हमने अभी स्टडी की कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आएगी बिहेवियर थेरेपी। तो देखिए ये हमारी लास्ट है, हमने जो 6 थेरेपी पढ़ी, बट सबसे ज़्यादा फोकस आपको बिहेवियर थेरेपी के ऊपर ही देना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन विच थेरेपिस्ट डेलिबरेटली establish professional conversion or relationship with patient to remove or modify existing symptoms and enhance his or her positive growth, personality and development। देखिए बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है कि ये एक टाइप का ऐसा ट्रीटमेंट का फॉर्म है जहाँ पर थेरेपिस्ट जानबूझ के
यानी देखिए डेलिबरेटली जो मीनिंग है उसका यही अर्थ होता है जानबूझ के एक ऐसा जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश कर रहा है क्लाइंट के साथ में, ताकि क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निकाल सके, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सके, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्लाइंट की मदद कर सके। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन करना है क्लाइंट के साथ, ताकि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट आप देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग टेक्निक्स। देखिए बिहेवियर थेरेपी का ये क्वेश्चन आ जाता है सिंगल लाइन में कि बिहेवियर थेरेपी किस टेक्निक के ऊपर बेस है। तो आपको याद रखना है कि जब तक लर्निंग नहीं होगी हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। देखिए इसका कॉमन एग्जाम्पल आप ये देखिए, एक आदमी जो अनपढ़ है और एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, आप उससे बात कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि इन लोगों के बिहेवियर में इतना अंतर क्यों है। देखिए हमारी ऐसी थिंकिंग होती है कि जो आदमी एजुकेशन लेगा ना वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा होगा, वो बाकी लोगों से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आप अपने घर में ही देखिए कि आपके एजुकेशन को लेके आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कितना डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरा जब मैं स्कूल में थी तो मेरे दादाजी ये पूछते थे कि हाँ ठीक है तू पास हो गई, क्योंकि उनको सिर्फ पास से ही मतलब था, क्योंकि वो खुद 5 पढ़े हैं और हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं। और मेरे जो पापा हैं वो कभी नहीं पूछते तू पास हो गई, जब भी रिजल्ट आता है हाँ तेरे कितने % बने, या फिर मेरा एग्जाम होता है कोई भी, हाँ तो तेरा एग्जाम कैसा हुआ और तेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए डिफरेंस देखिए कि एक आदमी को सिर्फ इतना ही मतलब काम से मतलब है कि बस तू पास है या फेल है, और दूसरे को कि तेरे कितने मार्क्स आएंगे या तेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो देखिए ये एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस लर्निंग के थ्रू ही आता है। तो लर्निंग जरूरी है आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए इसके अंदर, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। देखिए टाइप्स पे आप अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको समझ में भी अच्छे से आए। तो देखिए सबसे पहला है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो देखिए आप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का बेसिक मीनिंग देखिए। सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक कंसिक्वेंस के अंदर, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर, और डिसेंसिटाइज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो सेंसिटिव है, जो हमें परेशान करे, हम कोशिश करेंगे उसको डिसेंसिटाइज, यानी हम कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को दबा दें, वो हमें परेशान ना करे। तो देखिए मेनली इसका यूज होता है फोबिया और ओसीडी के क्लाइंट के अंदर। देखिए मैंने आपको फोबिया जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि जो फोबिया के क्लाइंट होते हैं ना, वो अपनी चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम कैसे भी करके सिचुएशन से बच जाएं, तो मोस्टली उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के ऊपर हम ये मेनली अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ फोबिया के अंदर होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए आप इसका प्रोसीजर देखिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो देखिए हमको जो ये है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, हमको इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ताकि क्लाइंट का जो फियर ऑफ इंटेंसिटी है, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसको हम कैसे कम करें। तो सबसे पहले आप स्टेप देखिएगा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिलैक्स हिज मसल्स। देखिए आपके पास क्लाइंट आया है, थोड़ा डरा हुआ है, तो उसकी जो बॉडी है ना, जब हम डरते हैं ना हमारा शरीर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा मसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आप उसको सबसे पहले कहेंगे कि आप आराम से बैठिए और रिलैक्स हो जाइए। तो जब आप रिलैक्स होंगे ना तो आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी, आपकी बॉडी रिलैक्सिंग स्टेट में है, तो आपकी मसल्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगी। नेक्स्ट आप क्लाइंट को क्या कहेंगे, स्टेप 2 देखिए, आस्क द क्लाइंट टू इमेजिन फियरफुल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। आपके सामने जो क्लाइंट है आराम से बैठ चुका है, फिर आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप उन चीज़ों के बारे में इमेजिन कीजिए जो आपको डराती हैं। अब वो चीज़ें एक पर्टिकुलर भी हो सकती हैं या बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहे कि उन चीज़ों के बारे में सोचिए, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगी छिपकली, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो ऐसे ही हर क्लाइंट का एक पर्टिकुलर फियर होता है। नेक्स्ट आप देखिए स्टेप 3, ये थोड़ा सा कट चुका है, मैं आपको बोल के बताऊंगी, आप देख लीजिएगा। अलाउड पेशेंट टू फेस द ऑब्जेक्ट्स इन रियलिटी आइदर इन नेचुरल और आर्टिफिशियल फॉर्म। देखिए आपका क्लाइंट रिलैक्स हो चुका है, आपने क्लाइंट को बोला है कि इमेजिन करो उन चीज़ों के बारे में जिनसे आपको डर लगता है। नेक्स्ट आप जो आपका क्लाइंट है, आप उसको क्या करेंगे कि जिस भी चीज़ से क्लाइंट को डर लगता है उस चीज़ को आप क्लाइंट के सामने लेके आएंगे। अब वो चीज़ रियलिटी में भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी। जैसे मान लीजिए मुझे छिपकली से डर लगता है, हो सकता है सामने वाले क्लाइंट को भी छिपकली से डर लगता हो, या कुत्ते से डर लगता हो, या किसी पर्टिकुलर इंसान से डर लगता हो। तो आप उसका आर्टिफिशियल फॉर्म यानी एक डमी हम कह सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं ना रबड़ के, वैसा आप उसके सामने ला के रखेंगे। तो आप उसको कहेंगे कि आप इसको देखो, आप इसको टच करो, या आपको कुछ हार्म नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं आपके पास बैठा हूँ।
यानी क्लाइंट का आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि क्लाइंट आपको कोऑपरेट करेगा। तो आप उसको डमी भी दिखा सकते हैं, या फिर आप रियलिटी में उस चीज़ के पास आप पेशेंट को लेके जाएंगे तो आप धीरे धीरे कहेंगे कि आप इसके पास जाएं, आप इसको हार्ड टच करें, या आपको नुकसान नहीं करेगी। देखिए इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक सीरियल आता है सब टीवी पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर जेठालाल जो कैरेक्टर है ना, वो कुत्ते से बहुत डरता है। तो उसके अंदर एक बार इसी को लेके एपिसोड बनाए थे कुछ, कि वो कुत्ते से इतना ज़्यादा डरता है ना कि कुत्ते की दूर से आवाज़ सुन के वो अपने घर में भाग जाता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो ये प्लान करती है कि कैसे मैं इसके कुत्ते के डर को कम करूँ। तो वो सोसाइटी में एक कुत्ता लेके आते हैं और काफ़ी दिन तक जेठालाल उससे बहुत ज़्यादा डरता है। फिर धीरे धीरे उसकी वाइफ उसे सिखाती है कि आप इसको रोटी दो, उसके सर पे हाथ रखो। तो ये सब करने से क्या है ना कि एक सिस्टमेटिक तरीका है कि हम पेशेंट के फियर को हम कैसे कम करें। आप साइड में एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे राइट साइड में आपको एक टेबल दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा बिहेवियर है और हम फियर को कैसे रेटिंग करते हैं। यानी जब हम क्लाइंट के साथ सेशन लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइंट के साथ कैसे डील करें और कैसे हम उसको मार्क्स देंगे ताकि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो। तो देखिए आपने क्लाइंट को सबसे पहले बोला, आपने थिंक अबाउट ए स्पाइडर, यानी कि किसी को अगर मकड़ी से डर लगता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट को बोलेंगे कि मकड़ी के बारे में सोचिए। ठीक है, मकड़ी के बारे में सोचा क्लाइंट ने, आपने उसको नंबर दिए 10 नंबर, यानी आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि मैं कैसे 100 तक लेके जाऊँ। 100 का मतलब यही है कि अलग अलग पैरामीटर को अलग अलग मार्क्स दें ताकि पेशेंट का जो डर है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आप उसको कहेंगे लुक एट ए फोटो ऑफ ए स्पाइडर। पहले मन में सोचा एक मकड़ी के बारे में, फिर वहाँ पे एक फोटो लगा है जिसमें मकड़ी है, तो फिर आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप फोटो की तरफ देखिए। नेक्स्ट आप कहेंगे लुक एट ए रियल स्पाइडर इन ए क्लोज बॉक्स। अब आप एक बंद डब्बा लेके आए, बंद डब्बे के अंदर आपने एक मकड़ी को रख रखी है। फिर आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप इस डब्बे में से जो कांच का जो बॉक्स है आप उसमें से मकड़ी को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आप कहेंगे होल्ड द बॉक्स विद द स्पाइडर, यानी आप पेशेंट को कहेंगे कि इस डब्बे को पकड़िए, ये आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि बॉक्स के अंदर बंद है। फिर नेक्स्ट आप देखिए लेट ए स्पाइडर क्रोल ऑन योर डेस्क। आप मकड़ी निकाल के पेशेंट के बेंच के ऊपर रख देंगे। यानी हम धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट का फियर हम कैसे करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पेशेंट को पैनिक स्टेट के अंदर नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट आप देखिए लेट ए स्पाइडर क्रोल ऑन हर शू। पहले आपने डेस्क के ऊपर मकड़ी छोड़ा, फिर जो है मकड़ी वो पेशेंट के जूते के ऊपर आ गई है। फिर नेक्स्ट आप देखिए लेट ए स्पाइडर क्रोल ऑन हर पैंट लेग्स, यानी पेशेंट की जो पैंट है, पैर है, उसके ऊपर मकड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट आप देखिए लेट ए स्पाइडर क्रोल ऑन हर स्लीव। फिर पेशेंट का जो कफ होता है शर्ट का, उसकी स्लीव है, उसके ऊपर मकड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट आप देखिए लेट ए स्पाइडर क्रोल ऑन हर बेयर आर्म। देखिए बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी जब आप जिस एरिया के ऊपर कपड़े नहीं पहनते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये मेरा एरिया है, यहाँ तक मैंने क्लॉथ वियर नहीं कर रखे हैं, तो ये बेयर पार्ट है। तो क्लाइंट का जो बेयर आर्म है वहाँ पे आप उस मकड़ी को रखेंगे। तो देखिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि कैसे हम क्लाइंट का डर कम कर सकते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल साइकेट्री के अंदर याद है ना, तो साइकेट्री बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, आपको कहीं भी आप नहीं अटकेंगे। नेक्स्ट आप देखिए फ्लडिंग। देखिए जो हमारा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग है, इसमें यही डिफरेंस है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट का फियर कम करते हैं। वहीं जो फ्लडिंग है, देखिए फ्लडिंग का क्या मतलब होता है, बाढ़ आना या इम्प्लोसिव, यानी कुछ विस्फोटक अचानक से, यानी क्लाइंट को हम डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं जो भी क्लाइंट का फियर है। तो यहाँ पे देखिए यूज्ड इन ट्रीटिंग फोबिया। देखिए फोबिया के अंदर ही हम मेनली इसका यूज करते हैं, इसका यही एक सिंगल इंडिकेशन है। प्रोसीजर आप देखिए पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड और अलाउड टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फियर विदाउट एनी रिलैक्सेशन और इमेजिनेशन। देखिए फ्लडिंग में और पहले वाले में यही अंतर है कि वहाँ हम क्लाइंट को रिलैक्स करने को बोल रहे थे, यहाँ हम क्लाइंट को ना ही तो हम क्लाइंट को रिलैक्स करेंगे, यहाँ ना ही हम क्लाइंट को इमेजिनेशन करेंगे, हम डायरेक्ट उसको सिचुएशन से एक्सपोज करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए एक्सपोजर टू डार्क और क्लोज प्लेस। मान लिया आपके घर में किसी को डर लगता है और आपने ठान लिया है कि मुझे इसका डर बाहर निकालना है, या फिर जो क्लाइंट है उसका डर बाहर निकालना है, और उसको एक अंधेरे कमरे से या बंद जगह से डर लगता है, जैसे नॉर्मली छोटे बच्चों को लगता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रूम ओपन किया, उसको अंदर डाला और बंद कर देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो हर कंडीशन में उस सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए चिल्ड्रन वाइल रोड क्रॉसिंग। देखिए जब बच्चे रोड क्रॉस करते हैं ना, तो उनको भी डर लगता है कि हमारे ऊपर गाड़ी ना चढ़ जाए या फिर हमें लग सकती है।
तो देखिए यहाँ पे फ्लडिंग का अप्लाई क्यों हो रहा है रोड क्रॉसिंग के दौरान। आप सोच रहे हैं हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। देखिए रोड के ऊपर ट्रैफिक है और वहाँ पर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन अच्छा नहीं है कि आप कहेंगे बेटा पहले थोड़ा चल 2 कदम, फिर रुक जाना, फिर तू सांस लेना, फिर तू 2 कदम चलना। देखिए ऐसा करेंगे ना तो डायरेक्ट आगे से व्हीकल आ रहा है और बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे हम फ्लडिंग करेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि देख वो गाड़ी आ रही है और तेरे को भाग के ना सड़क के पार जाना है। पहले आप हाथ पकड़ के उसे लेके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि बच्चा खुद भाग के वहां तक जाए। इसीलिए ये एग्जाम्पल है वो फ्लडिंग के अंदर आता है। यहाँ पे आप इसका जो ड्यूरेशन है वो सेम है 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का। इसमें नोट देखिए आप, थेरेपी यूज फॉर एक्यूट रिलीफ ऑफ फोबिया, यानी जिस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना किसी सिचुएशन से कि वो उसको झेल नहीं पा रहा है, तो ये उन क्लाइंट्स के लिए कि हमको उसको एक्यूट यानी तुरंत रिलीफ दिलाना है उस चीज़ से। मान लीजिए किसी को रोड क्रॉस करना है, उसको जाना है अर्जेंट, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको कहें कि तू यहाँ पे रुक, फिर तू सांस ले, फिर तू बैठ जाना, फिर तू फिर उठ जाना और फिर तू जाना। देखिए रोड के ऊपर ये सब पॉसिबल नहीं है और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम इसको डायरेक्टली एक्सपोज कर दें। यहाँ पे आप एक इमेज देखिए, एक क्लाइंट है जिसके सामने कुत्ता खड़ा है, तो वो कुत्ते से इतना ज़्यादा डर रही है कि वो कुत्ता उसको इतना बड़ा भूत जैसा दिखाई दे रहा है, एक शेडो दिखाई दे रही है उस क्लाइंट को। तो ये जो टेक्निक है इसे हम फ्लडिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देखिए ये थर्ड हम पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, बिहेवियर थेरेपी का ही थर्ड पार्ट है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं बिहेवियर थेरेपी के अंदर, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर। इसका शॉर्ट फॉर्म है CBT। आप इसके इंडिकेशन देखिए, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, यानी ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पर हम कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करते हैं। देखिए कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट्स, यानी हमारे क्या विचार है। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के विचारों को हम कैसे चेंज करें, कि हम उसको हेल्प करें, उसकी प्रॉब्लम सोल्व। तो प्रोसीजर यहाँ पे आप देखिए, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए यहाँ पे क्लाइंट कर चुकी है कि आपको इसके अंदर क्या है कि क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन भी देना होता है। जब आपका प्रोसीजर हो जाता है उसको एडवाइस देते हैं ताकि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, वो उसको रिलैक्स फील करें। तो पहले आप इमेज देखिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्लाइंट है, उसके ब्रेन में कुछ चल रहा है, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस है, वो उसको फील हो रहा है। सबसे पहले आप पॉइंट देखिए, पेशेंट के ब्रेन के ऊपर जो थॉट लिखा है वो आप देखिए फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, यानी क्लाइंट को स्ट्रेस है, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको कोई प्रॉब्लम है। फिर आप लेफ्ट साइड में मूव करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, नहीं सॉरी आप राइट साइड में मूव करेंगे, आई एम एबल टू मैनेज, यानी क्लाइंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे मैं मैनेज करूँ। नेक्स्ट आप देखिए इम्प्रूव मूड, यानी पेशेंट का जो मूड है वो इम्प्रूव होगा। अगर आपने ठान लिया है ना कि आप ये चीज़ कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगी और आपको सोचेंगे कि मैं कैसे इस जो मेरा जो भी प्रॉब्लम है मैं कैसे इसको हैंडल करूँ। नेक्स्ट आप देखिए हेल्पफुल थॉट्स, यानी अगर आप पॉजिटिवली मोटिवेट हैं तो आपको अच्छे थॉट्स आएंगे और अगर आप नेगेटिवली मोटिवेट हैं तो जाहिर सी बात है आपको बुरे थॉट्स आएंगे। फिर आप रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, यानी पेशेंट ने जो भी सोचा अच्छा बुरा, अब हमारा फर्ज है कि हम कैसे क्लाइंट को सिचुएशन से बाहर निकालें। देखिए CBT के अंदर 3 ही चीज़ें हैं, जो कॉग्निशन हमारा ब्रेन का पार्ट होता है उसमें 3 ही चीज़ आती हैं, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। यानी जैसे आपके थॉट्स हैं ना वैसा ही आप फील करेंगे। अगर आपके थॉट्स बुरे हैं आपको बुरी फीलिंग आएगी, अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं आपको अच्छी फीलिंग आएगी, और वही फीलिंग्स आपका बिहेवियर में आपको कन्वर्ट कर देगी। तो नेक्स्ट आप देखिए एवर्सन थेरेपी। देखिए CBT के अंदर यही है कि हम कुछ लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके हम क्लाइंट का जो भी स्ट्रेस है वो डर है हम उसको कैसे कम करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एवर्जन थेरेपी। देखिए पहले वाली एब्रिएशन थेरेपी थी और ये एवर्जन है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बट आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन आप देखिए, इन दिस वी कैन यूज मेडिकेशंस फॉर कन्वर्टिंग प्लेजर इफेक्ट इनटू अनप्लीजेंट बिहेवियर, यानी कि मेडिकेशंस का यूज करके हम कैसे पेशेंट को जो अच्छा इफेक्ट आ रहा है, यानी वो किसी चीज़ का एडिक्टेड है तो हम कैसे उस चीज़ को कम करें, हम ऐसा क्या करें कि उसका बिहेवियर इतना अनप्लीजेंट, इतना बुरा हो जाए कि वो उस चीज़ के बारे में कभी अच्छा सोचे ना, यानी उस चीज़ को छोड़ दे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, डाइसल्फिराम इन एल्कोहलिक पेशेंट और ब्रोमोक्रिप्टिन इन चाइल्ड विद प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग हैबिट। देखिए ये जिन्हें हम बेवड़े कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट मेडिकेशन नहीं ले रहा है तो हम ऐसी कौन सी मेडिकेशन दें
कि क्लाइंट जब भी उस चीज़ को लेना तो उसको ऐसा बुरा एक्सपीरियंस फील हो कि वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली उस चीज़ से दूर हट जाए। जैसे कि जो अल्कोहल के क्लाइंट होते हैं, जो सीवियर अल्कोहलिक्स होते हैं, उन्हें कितना भी समझा लो, पहली बात तो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे और आपकी कोई बात भी नहीं मानेंगे। तो एक ड्रग होती है डाइसल्फिराम, वो ऐसे एक्ट करती है कि जैसे ही पेशेंट ने अल्कोहल लिया, हम जैसे अल्कोहल के जस्ट बाद हमने कैसे भी करके उसको पानी के साथ या हमने उसको ड्रग दे दिया, तो अगर पेशेंट ने अल्कोहल लिया है तो हाथों हाथ विद इन 5 मिनट्स पेशेंट को ट्रीमर्स होंगे, डायफोरेसिस होगा, वोमिटिंग, पसीना, उसका बीपी बढ़ जाएगा। यानी उसको फील होगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है अल्कोहल लेने से। वो उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मेरे को किसी ने ड्रग दे दिया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पेशेंट जो प्लेजर ले रहे हैं ना कोई चीज़ को लेके, वो उसका अनप्लीजेंट बिहेवियर बन जाए ताकि वो उस चीज़ को छोड़ दे। नेक्स्ट आप ब्रोमोक्रिप्टिन का एग्जांपल देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, नॉर्मली जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है वो है 2 साल तक का। उसके बाद धीरे धीरे हमको पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना होता है बच्चे को। तो कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं ना कि पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे और रात को बस मम्मी मेरे को दूध चाहिए या फिर बस मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ऐसा बच्चा बहुत जिद करते हैं, हम देखते हैं। तो एक टेबलेट आती है ब्रोमोक्रिप्टिन जो मदर को दी जाती है। उससे क्या है कि जो मिल्क जो सिक्रेशन है ना वो कम हो जाता है। तो जैसे मिल्क सिक्रेशन कम होगा तो बच्चे को लगेगा कि यार मैं पूरे दिन से भूखा हूँ और मुझे दूध भी नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ से दूर भागेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। अल्कोहलिक वाला आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे एवर्जन थेरेपी का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे पहले है कंटिन्यू टू स्मोक, यानी क्लाइंट है जो कंटिन्यू स्मोक कर रहा है, उसे अच्छा लगता है, उसे वो धुआं वाला एनवायरनमेंट है ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट आप देखिए प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, यानी कि सिगरेट कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, बहुत अच्छे वाली फीलिंग आ रही है कि देख मैं कितना खुश हूँ ना, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है। तो वो क्या करेगा, पुट सिगरेट इन माउथ, उसकी आदत है पीने की तो वो अपने मुंह के अंदर सिगरेट रखेगा। नेक्स्ट आप देखिए रैपिड स्मोकिंग, और एकदम धुआंधार तरीके से पी रहा है। अब क्या हुआ कि हमने बीच में क्लाइंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ, नोजिएटिंग फीलिंग, यानी उसने इतनी ज़्यादा सिगरेट पी ली है कि हमने उसके सिगरेट के अंदर कुछ लगा दिया या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि पेशेंट को वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है कि यार मैं डेली पीता हूँ, डेली तो ऐसा नहीं होता, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो अब उसकी इच्छा होगी कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब ये मुझसे नहीं सहन हो रहा है। देखिए जैसा हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना कि किसी बच्चे को चॉकलेट का एडिक्शन है, अब पहले तो हमने लाड लाड में उसको बिगाड़ दिया कि ले बेटा टॉफ़ी खा ले, चॉकलेट खा ले। अब बच्चे के दांत खराब हो गए हैं, वो दिखने में बेकार लग रहा है और उसको बहुत सारी स्टमक प्रॉब्लम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिर्ची पाउडर लेके और चॉकलेट के ऊपर लगा देंगे। छोटा बच्चा है, उसने चॉकलेट खाई, उसको इतनी मिर्ची लगी, आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, कंटिन्यू करने से क्लाइंट को ऐसा होगा कि जो पहले मेरे अंदर जो प्लेजर इफेक्ट आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है। तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अवॉइड करेगा और छोड़ देगा। तो ये है एवर्जन थेरेपी। नेक्स्ट आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट थेरेपी। देखिए रीएनफोर्समेंट का होता है कोई चीज़ को फोर्सफुली अप्लाई करना, उसको बारी बारी अप्लाई करना, जब तक अप्लाई करना जब तक हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल ना जाए। तो देखिए ये 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पहले आप ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो देखिए, उसके बाद मैं हमको जो हमारे आसपास जो एग्जांपल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये जितने भी जो थ्योरीज है ना पॉजिटिव नेगेटिव के, लर्निंग के ऊपर ही बेस है। तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी के अंदर सुना होगा, ये तीनों थ्योरी उसके अंदर आ चुकी हैं। ये फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए इवान पावलोव है, उन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल यानी पुराना, यानी ऐसे कौन से पुराने तरीकों का यूज़ करके हम क्लाइंट का जो भी उसका जो प्रॉब्लम है हम उसको कहीं ना कहीं कम कर सकें। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉग स्टोरी का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज दिख रही है कि एक बैल है जिसको हम बजाते हैं, तो पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सॉरी यहाँ पे डॉग है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि ठीक है बहुत सारी आवाज़ें डेली सुनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या किया कि आपने बैल बजाई, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक मांस का टुकड़ा या रोटी जो भी आपके पास खाने का अवेलेबल है वो आप कुत्ते को दिखाएंगे। तो जैसे ही कुत्ता देखेगा उसके मुंह से ऑटोमेटिक सलाइवेशन होगा। जैसे कि आप बहुत भूखे होते हैं ना, तो आप कोई चीज़ के बारे में सोच के ही आप इमेजिन करके आपके मुंह से लार आने लग जाती है। तो वहीं पे डॉग का केस है, बैल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मीट का पीस रखने से, क्योंकि क्लाइंट डेली जो आपका डॉग है उसको खाने की चीज़ देख के ऑटोमेटिकली सलाइवेशन होता है, तो आपने मीट का पीस रखा या खाने का टुकड़ा रखा तो जो डॉग है वो सलाइवेट करेगा।
फिर नेक्स्ट आप देखिए, जब आपने ये था कंडीशन अप्लाई करने से पहले, यानी बैल बजाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, खाने की चीज़ दी कुत्ते ने रिस्पॉन्स किया। अब नेक्स्ट टाइम आपने एक कंडीशन डेवलप कर दी है, एक तरफ आपने बैल बजाई, दूसरी तरफ तो जो खाने का जो पीस है ना वो आपने रखा। तो अब जो डॉग है ना वो सोचेगा कि यार जब भी बैल बजेगी ना तो बैल के साथ मुझे खाना भी मिलेगा, यानी उसने अपने आप को इस चीज़ के लिए डेवलप कर लिया है पॉजिटिवली, उसने ऊपर ये चीज़ उसके अंदर आ चुकी है कि जैसे बैल बजेगी बैल के साथ खाना भी आएगा। फिर आपने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया कि खाना नहीं दिया, ओनली बैल बजाए, तो अब ऑटोमेटिकली ऐसे होगा कि जो बैल है बैल के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशन के अंदर, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आता है, जो हमारी बुक्स में है, तो ये आपको याद रखना है। ये इमेज आप अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारी और इमेज हैं, एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप अपने बुक्स के अंदर देख सकते हैं, बट बेसिकली है आपको यही याद रखना है कि पहले बैल बजी, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर आपने खाने का पीस रखा तो सलाइवेशन हुआ। नेक्स्ट टाइम आपने एक कंडीशन डेवलप कर दी कि बैल और खाना एक साथ है, तो फिर कुत्ता सोचेगा कि जब भी बैल बजेगी खाना साथ में आएगा। नेक्स्ट टाइम आपने खाने को अवॉइड किया, ओनली आपने बैल बजाई। अब कुत्ते को लगेगा कि जब भी बैल बजेगी ना तो उसको ऑटोमेटिकली सलाइवेशन होगा, उसको ऑटोमेटिकली भूख लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इनसाइट थ्योरी। देखिए इनसाइट का क्या मतलब होता है कि आप सेल्फ अवेयर हैं, आपने अपने अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है कि आसपास आप लोगों को, खुद की अच्छाइयों को, बुराइयों को आप पहचान सकते हैं। तो देखिए इनसाइट जो थ्योरी है वो वोल्फगैंग कोहलर नाम के साइंटिस्ट ने हमें दी थी, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक स्टोरी है चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान है, यानी एक चिंपांजी नाम, एक सुल्तान नाम का चिंपांजी है जिसके ऊपर कोहलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे आप इमेज देखिए कि एक सुल्तान नाम का चिंपांजी था, उसको एक केज यानी एक जो जाल होता है ना जिसे हम जानवरों को, जो जंगली जानवर हैं उनको हम बंद कर देते हैं, पिंजरा, उसके अंदर आपने एक बंदर को रखा। सॉरी यहाँ पे एक चिंपांजी है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। फिर वहाँ पे आपने क्या किया कि उसको खाने के लिए एक दो केले पिंजरे के बाहर रख दिए, और पिंजरे के अंदर स्टिक पड़ी है या फिर ऐसे बॉक्स हैं और आपने केले ऊपर लटका दिए हैं। तो चिंपांजी सोचेगा कि यार मेरे को भूख लग रही है, अब मैं कैसे करके इन केलों को निकालूं। देखिए ये उसके इंसाइट है, ये अपने आप डेवलप होगी उसके एक्सपीरियंस के साथ। जैसा हम नॉर्मली कहते हैं ना कि जब तक आप लाइफ में धक्के नहीं खाते आप कुछ खुद से नहीं सीखते हैं, भले ही आपके पेरेंट्स आपको कितना भी मनी मटेरियल सपोर्ट करें, बट जब तक आप खुद नहीं सीखते हैं ना तब तक आप उस चीज़ को कभी भी याद नहीं रखेंगे। तो आपको परमानेंट सीखने के लिए आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंसाइट डेवलप होगी। तो यहाँ पे एक चिंपांजी है सुल्तान नाम का, आप सबसे पहले इमेज देखिए कि केले बहुत ऊपर लटक रहे हैं और वो कोशिश कर रहा है कि यार मैं कैसे करके मैं इन केलों को अपने पास लाऊं। फिर उसके दिमाग में आया कि यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है चीज़ें, क्यों ना मैं उनका यूटिलाइज करूँ। तो वो क्या करेगा, जो स्टैक्स होती है ना, यानी जो बॉक्स होते हैं फ्रूट्स के, उनको रखेगा, फिर उसके पास पहुंच पा रहा है। तो ये इनसाइट उसने खुद डेवलप की है। नेक्स्ट फोर्थ इमेज के अंदर आप देखिए कि उसके पास एक स्टिक है, उसने पहले स्टैक पे भी चढ़ा यानी बॉक्स के ऊपर, उसका हाथ नहीं पहुंचा, फिर उसके दिमाग में ऐड है कि क्यों ना मैं स्टिक का भी यूज करूं। तो ये वही चीज़ है कि लर्निंग बाय प्रैक्टिस, यानी अगर आपको सीखना है ना तो आपको खुद आगे आगे आपको बोलना पड़ेगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। आप जितनी बार ट्राई करेंगे उतनी बार आपके माइंड में कुछ नया आएगा, और नया आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन श्योर गारंटेड होगा। ये इनसाइट थ्योरी थी। नेक्स्ट आप देखिए ऑपरेंट कंडीशनल थेरेपी। देखिए सॉरी ये थोड़ा कट चुका है, आप इसको लिख लीजिए, ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी। ये BF स्किनर ने दी थी, और यहाँ पे एक चूहे की कहानी है। देखिए चूहे की कहानी ये है, आप इमेज देखिए, रिवार्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ए बिहेवियर, और दूसरा देखिए पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज ए बिहेवियर। यानी देखिए चूहे का एग्जाम्पल दिया है कि जो पिंजरा है ना उसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा रखा है, तो चूहे को पता है मेरे को जाके रोटी लेनी है, पिंजरा खुला है, वो आराम से जाके रोटी ले रहा है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या अप्लाई कर दिया कि एक रोटी का टुकड़ा रख दिया, और जो पिंजरा है उसका एक लॉक वाला सिस्टम होता है, उसके जैसे आप खाने का कोई भी मटेरियल रखेंगे ना और कोई इसको टच करेगा वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो पहले क्या है, चूहा आराम से उस चीज़ को ले पा रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि जैसे वो हाथ टच करता है उसको पता है यार मेरी उंगली आ जाएगी या मेरी पूंछ उसके नीचे आ जाएगी, तो वो उस चीज़ से ना अवॉइड करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑपरेट हुआ है, यानी हमने क्लाइंट की जो कंडीशंस हैं उनमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है ना,
इसके अंदर एक बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, देखिए रिवार्ड कब मिलेगा। जैसे हम एक स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक स्टूडेंट है जो स्टडी में वीक है, आप क्या करेंगे, आप उसको चैलेंज देंगे कि देख बेटा, अगर तेरे अच्छे मार्क्स आए ना तो तेरे को बाइक मिलेगी, तेरे को चॉकलेट मिलेगी, तेरे को अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आपका बच्चा जो क्लास में फर्स्ट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली मोटिवेट हुआ था कि यार अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो मेरे पापा मुझे बाइक दिलाएंगे और मुझे कपड़े मिलेंगे। तो ये तो है पॉजिटिव बिहेवियर पेशेंट का हमने इंक्रीज किया है उसको रिवार्ड देके, यानी हमने उसको हर बार कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ दी है कि उसका जो बुरा बिहेवियर था, स्टडी में वीक था, वो कैसे इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट दूसरा तरीका ये है कि आपका बच्चा वीक है, आपने उसको फैसिलिटी दी, उसने यूज़ नहीं किया, या ऐसी कोई कंडीशन है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अगर तेरे इस बार कम मार्क्स आए ना तो तू देख लेना, तेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी और तेरे को पिटूंगा मैं पूरे मोहल्ले के सामने, बताऊंगा कि मेरा बेटा कितना नालायक है। तो ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यानी पेशेंट के उस बुरे बिहेवियर को, पढ़ाई वाले जो कम पढ़ाई करता है उसको कम करने के लिए आप उसको पनिश करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बिहेवियर को इंक्रीज करना है तो रिवार्ड देना है, बिहेवियर को डिक्रीज करना है तो आपको पनिशमेंट देना है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये हमारी बुक्स के अंदर है, ये चिंपांजी का, चूहे का, कुत्ते का। आप ये एग्जांपल खुद के ऊपर लेके देखिए, अपने आसपास में देखिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। तो देखिए ये बेसिक था जो भी थ्योरीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो हमारी साइकोथेरेपी की जो क्लास है ना वो कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हमने अभी तक जितने भी हमने टॉपिक स्टडी किए हैं बहुत जल्दी हम उसकी एक डाउट क्लास रखेंगे। तो आपको जो भी डाउट है आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, या फिर अभी हमने जो भी स्टडी किया सिर्फ हम उनको ही लेंगे, 10-12 हमने जो भी टॉपिक अभी तक देखे। नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे फिर हम उनको कवर करके हम उनका एक लाइव सेशन लेंगे। तो आप लोगों के जो भी डाउट हैं, इन जितने भी हमने टॉपिक ईसीटी देखा, साइकोथेरेपी देखा या बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, तो मैं आप लोगों से वो लाइव डिस्कस करूँगी बहुत जल्दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इसमें जो भी कमी लगती है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कैसे मैं बेटर इम्प्रूव करूँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में उन बच्चों के भी नाम लिए जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर जिन भी बच्चों ने हमको शेयर करके स्क्रीनशॉट भेजे हैं उन बच्चों के नेक्स्ट वीडियो में नाम लिए जाएंगे। और फिर से मैं खेत सिंह को, विमल को और सरिता राठौड़ को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिया। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।